डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान में मौजूद हैं। उनका ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे मुलाकातें होंगी तैयब प्रेसिडेंट एर्दोगन से भी, बाकी जो सारे वहाँ पे शख्सियात हैं उनसे मुलाकात होगी। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि एक तो ये जो एक बड़ा तनाज़े है, बड़ा तनाज़े इस वक्त खड़ा है, वो खड़ा है इस वक्त कि जो माउंट हेरमन है उसका क्या बनेगा। अगर हम सेकंड स्लाइड यहाँ पे दिखा सके तो माउंट हेरमन ये पहाड़ी है जो कि गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं उनका एक हिस्सा है, उसके ऊपर एक तनाज़े है बहुत बड़ा। ये 67 के अंदर 1967 में ये जो पहाड़ियाँ गोलान की ये चली गई थी मिस्र के सीरिया के पास से ये चली गई थी इसराइल के पास। और उसके बाद जो माहिदा हुआ था 74 का यौम कपूर के पहले ही दिन वैसे छीन ली थी इसको, सीरिया ने वापस छीन लिया था, लेकिन बाद में फिर इसराइल के पास आ गई नहीं। उसके बाद जब ये ख़त्म हुई थी, जंग ख़त्म हुई थी यौम कपूर की, तो उसमें ये हुआ था कि दरमियान में वो एक बफर जोन बन गया था और वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज आके बैठ गई थी। और ये गोलान की पहाड़ियाँ जो इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, ये बहुत करीब है, यानी ये सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हैं दमास्कस से। ये सीरिया में जो दारुल हुकूमत है दमिश्क, उससे 40 किलोमीटर दूर है। और ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इनकी पोजीशन ये है कि ये सबसे ऊंची जगह है जहां से इसराइल पे नज़र रखी जा सकती है, और न सिर्फ इसराइल पे नज़र रखी जा सकती है बल्कि जो बक्का यानी जो जनूबी लेबनान की जो वादी बक्का है उसके ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है। तो इसराइली फ़ौज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। तो जैसे ही बशार अल असद का तख्ता उल्टा गया था तो फौरी तौर पे इसराइली फ़ौज ने आके यहाँ पे वो चौकियाँ वौकियाँ सारी उड़ा के और कब्जा कर लिया था पूरा का पूरा गोलान की पहाड़ियों पर। इसराइल वहाँ जाके बैठ गया था। ये ध्यान में रखें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टेन्योर था उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने गोलान की पहाड़ियों को हिस्सा मान लिया था इसराइल का। लेकिन अब ये जो नया मुआहदे हो रहे हैं, नया जो मामला है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। लेकिन एक प्लान जहन में ये था कि जो शुरू में मुल्क अब तो मैंने आपसे कहा ना अब्राहम अकॉर्ड ज़रा पीछे चले गए, ये लफ्ज़ी पीछे चला गया अब्राहम अकॉर्ड का। अभी ये इस माहदे में कि अब्राहम अकॉर्ड और ऐसा कुछ किस्सा नहीं हो रहा, ये सीज़फायर माहदा होने जा रहा है। इसमें जब तक फ़लस्तीनी रियासत और वो सारे मामला तो ये साइड पर चला गया। लेकिन पहले इरादा उनका ये था कि जो सीरिया में अहमद शरा हैं उनके साथ ज़रा मामला को आगे बढ़ा के, और पहले सीरिया और फिर उसके बाद लेबनान, दूसरा मुल्क, पहले सीरिया तस्लीम करे इसराइल को। और लेकिन ये उस वक्त था जब 2 रियासती हल होता, लेकिन 2 रियासती हल चूँकि अभी फ़िलहाल नहीं है, इसलिए ये सारा मामला होल्ड पे चला गया। ना सीरिया ना ये, बल्कि सीरिया के अंदर बड़ी रिजनमेंट है कि ये अहमद शरा ने कैसे गोलान की पहाड़ियों पे बात मान ली। तो वो जो है वो ज़ाहिर है टर्की, लेकिन ये मामला मेरे ख्याल से ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो चूँकि अहमद शरा भी थोड़ा सा चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट होना टर्की से, तो दरमियान में वो थोड़ा सा टर्की भी उनको खींचेगा पीछे। तो अहमद शरा वही करेंगे जो टर्की करेगा, या जो, और टर्की और अरब ममालिक जो है उनके दरमियान भी एक खलीज पैदा करने की कोशिश हुई है। तो बहरहाल अहमद शरा का जो वो था कि अहमद शरा मानेंगे, वो मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिकन ने फौरी तौर पर देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाबंदियाँ हटा दी, एकदम से रुका के सारी तजारत खोली जाएगी, सारा कुछ। तो वो प्लान भी कहीं ठुस हो गया, क्योंकि उस प्लान के अंदर जो था वो ये था कि सीरिया एक्सेप्ट करेगा फौरी तौर पर, गोलान की पहाड़ियों से दस्तबरदार हो जाएगा। तो वो ऐसे होने नहीं जा रहा। गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं वो सीरिया के अंदर बड़ी शदीद इस बात की मुखालफत है कि गोलान की पहाड़ियों पे कैसे समझौता करेगा सीरिया। तो वो अहमद शरा उस पोजीशन में नहीं है कि वो गोलान की पहाड़ियाँ छोड़ें। इसी तरह से लेबनान जो है वो लेबनान कैसे मानेगा इसको, क्योंकि वहाँ पे तो अभी गोलान की पहाड़ियाँ उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो उस चोटी का नाम माउंट हेरमन है। जैसे मैंने आपसे बात की ना कि जो ये जो जैसे मैंने आपसे अभी बात की कि ये जो माउंट मोरिया के हवाले से, माउंट मोराया के हवाले से वो कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वहाँ पे ये माउंट मोराया जो है ये दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह तस्लीम इसको किया जाता है तीनों मज़ाहिब के हवाले से, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आगे जाके जो है वो हमें यहाँ पे टेंपल बनाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुआ, और जहाँ जिसकी एक दीवार मौजूद है सिर्फ। लेकिन ये जो है ये वो जगह है, ये वो पत्थर है जिस जगह पे अगर हम देखें वो जो कंपाउंड है, मुख्तलिफ से बात करके आगे निकलते हैं, काफ़ी मैं इस पर लंबा डिस्कशन कर चुका हूँ पहले कई दफ़ा। लेकिन ये कि जो बहुत बड़ा सा कंपाउंड है उसमें हमें जो मस्जिद अक्सा नज़र को हम देखते हैं, तो मस्जिद अक्सा में हमें एक सुनहरा बहुत बड़ा सा खूबसूरत सा गुंबद नज़र आता है मस्जिद अक्सा का।
तो वो जो मस्जिद अक्सा का हमें सुनहरा सा गुंबद एक नज़र आता है, वो असल में मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा ये है, ये मस्जिद अक्सा है जो उस पूरे बहुत बड़े कंपाउंड के एक कोने में बनी हुई जनूबी हिस्से में, ये मस्जिद अक्सा है। ये वो है जो हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में ये मस्जिद अक्सा बनी थी। ये उसका उस बहुत बड़ा जो एक कंपाउंड है जिसमें एक मस्जिद हमें नज़र आती है जिसका बहुत बड़ा सुनहरा गुंबद है और बहुत से लोग उसको मस्जिद अक्सा समझ रहे होते हैं, वो मस्जिद अक्सा नहीं है, वो है ये जो है ये टेम्पल ऑफ डूम है, या ये कुबतुस सोगरा है, या ये वो जगह है जो उस पत्थर के ऊपर बनाई तामीर हुई है जिस पत्थर से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह से मिराज पे तशरीफ ले गए थे। तो ये जो है ये मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा ये पूरा जो कंपाउंड है उसके एक हिस्से में बनी हुई है, और ये जो सुनहरी गुंबद वाली जो बिल्डिंग है ये तो अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर में बनी। मस्जिद अक्सा जो है वो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने तामीर की थी। तो बहरहाल वो मस्जिद अक्सा जो है वो तो ये, लेकिन ये जो जगह है ये थर्ड टेम्पल, और उस हवाले से ये जो है इसके नीचे वो पत्थर है जिसको कुबुत सोहरा या टेम्पल ऑफ डूम, ये सॉरी डूम ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, और ये सारे नाम वो कहते हैं कि आइजक को यहाँ पे लेके अब्राहम आए थे कुर्बानी के। एनीवे, और मुसलमान जहाँ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ ले गए थे, तो वो ये जगह है। लेकिन कंपाउंड चूँकि एक है, एक ही जगह पे है सारा, तो लोग वो मस्जिद को और इस सुनहरे गुंबद को मिक्स कर देते हैं आपस में, तो ये अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। एनीवे, अच्छा, अब इशू ये कि ये पूरा जो है इसका कि ये वक्फ इसको देखेगा, अभी तो इसको जॉर्डेनियन गवर्नमेंट इसको देखती है, वक्फ बना हुआ है जो कि, और वो वक्फ जो है वो हाशमी ख़ानदान जो कि जब ये ऑटोमन्स, पहले तो ऑटोमन्स देखते थे उस्मानी ख़ानदान, लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो ये हाशमी फैमिली जो है उसके पास चला गया। जॉर्डन में मौजूद है जो वक्फ है उसको वो ये देखते हैं मस्जिद अक्सा को। लेकिन आगे जाके ये एक सवाल पैदा होगा कि अगर ये दो रियासती दूसरी रियासत वजूद में आती है तो यहाँ का इंतज़ाम कौन संभालेगा? एक ख्वाहिश सऊदी अरेबिया की भी है, क्योंकि दो मुकद्दस मकामात उनके हैं, तो वो कहते हैं कि तीसरे को भी हम जो है वो हम उसको देखें। लेकिन ये कि फिर वो कैसे, क्या वो एक सारे ममालिक मिलके देखेंगे? तुर्की जो है उनका एक बड़ा, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमन्स थे तो कई सौ साल तक उन्होंने इसको देखा है। तो एक अभी इसमें बहुत सारे लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुँचने से पहले पहले जंग बंदी होगी, नंबर 1। अभी तो जो बातें तय हो गई। दूसरी बात है कि वो गारंटी लेंगे कि जंगबंदी रहेगी। तीसरी बात है कि नेतन्याहू को दरमियान में वो आहिस्ता से लेके जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ। चौथी बात ये कि इसमें अब्राहम अकॉर्ड नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फौरी तौर पे अगर ये जंगबंदी हो जाती है, क्योंकि ये चलेगी 60 दिन के आखिर में जाके फिर ये क्लियर होगा कि क्या होगा। क्या दरमियान में नेतन्याहू फिर शरारत करता है, सीज़ फायर तोड़ता है, सीज़ फायर नहीं तोड़ता। हमास जो है वो, अच्छा हमास वाले वो हथियारों वाली बात पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि हथियार डालें। ये जो इब्राहिम दरवेश हैं और खलील अल-हाय हैं और बाकी सारे लोग हैं, तो वो ये शर्त अभी निकालेंगे। वो एक होती है ना शरारतों वाली, अच्छा जी हमने आपकी बात मान ली तो चले हमारी ये बात माने, तो चले ऐसे उस तरह की इन्होंने बहुत शर्त डाली। इस पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमास वाले माने। अच्छा, अब ये सारी मामला तय होने जा रहे हैं अगले, आप समझें कि नेतन्याहू के वहाँ पहुँचने से पहले पहले ही सीज़ फायर होना है। तो मोसाद की टीम यहाँ से कायरो पहुँच गई है और वो सारा जल्दी तेज़ी के साथ वो शुरू हो गया काम। आज पहली दफ़ा उस जगह का दौरा किया नेतन्याहू ने जहाँ पे बड़े शदीद हंगामे हुए हैं, जिस जगह पे ये 7 अक्टूबर 2023 को जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था। जैसे वहाँ पे मोदी जी आज तक मकबूजा कश्मीर नहीं गए, तो जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया था, हमास अगवा करके ले गए, तो वहाँ तक नेतन्याहू आज तक नहीं गया। पहली दफ़ा नेतन्याहू ने उस जगह का दौरा किया, वहाँ अच्छे खासे मुजाहरे हुए हैं वहाँ पर, पहली दफ़ा उस जगह का दौरा किया उसने। तो ये सारे मामला। अच्छा, मोदी जी की बात से मुझे ख्याल आया, ये जो ये है ना कैरिबियन आइलैंड, जो कैरिबियन के जो इलाके हैं वहाँ पर है त्रिनाद और टोबैगो। ये त्रिनाद और टोबैगो जो हैं ये जज़ायर हैं 2, ये इनका आपस में इत्तेहाद हो गया था। अगर हम 6 स्लाइड देखें तो हमें ये नज़र आ जाएंगे। ये पोर्ट ऑफ स्पेन इनका दारुल हुकूमत है। बहुत सारी जज़ायर हैं, लेकिन 2 जो जज़ायर हैं त्रिनाद और टोबैगो, इनका इत्तेहाद हो गया था। और ये जो हैं ये दोनों, यहाँ पे मुसलमान अक्सरियत है। तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ पे हैं। आज अब वो यहाँ क्यों है मुझे नहीं पता। बहरहाल कोई उनके ताल्लुकात उन्होंने ठीक करने होंगे, कोई मसले होंगे, इश्यूज़ होंगे, सब कुछ होंगे। यहाँ दौरे कर रहे हो, यहाँ हंगामे हो रहे हैं। यहाँ हंगामे इसलिए हो रहे हैं कि मुसलमान यहाँ पर जो हैं उन्होंने वहाँ का मैं आज देख रहा था, फॉलो कर रहा था वहाँ का मीडिया, तो वहाँ के मीडिया में
खूब एहतजाज हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं कि ये यहाँ पे कैसे इसको आने दिए वगैरह वगैरह वगैरह। पहले तो गार्डियन कोट करते हैं इंटरनेशनल मीडिया 36 त्रिनाद एंड टोबैगोज मूव टू ऑनर इंडियन पीएम मोदी डिवाइड्स ओपिनियन, वहाँ पे हंगामे। अच्छा, उसके बाद 37 ये लोकल उनके न्यूज़पेपर, त्रिनाद मुस्लिम ग्रुप्स रेज कंसर्न्स और मोदी विजिट, वहाँ पे मुजाहरे। ये अजीब मसला है, वो जहाँ जाते हैं कोई ना कोई फटा ही छोड़ के आते हैं। उसके बाद लूप न्यूज़, ये भी उनके बड़ा मेन अखबार है वहाँ पर त्रिनाद का। ASJA, ये मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इन्होंने इंडियन MP, इंडियाज़ MP, वो MP से मुराद वही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका जिक्र हो रहा है। तो ये एक मसला खड़ा हो गया। दूसरा जो अचानक एक बात हुई है, वो ये जो सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, इनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विजिट अगले हफ्ते होना था, क्योंकि आसियान के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है। आसियान के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है, और उस इजलास के साथ ही इनका जो इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैंने साउथ कोरिया जाना है और मैंने जाना है उसके बाद टोक्यो जापान का दौरा करना है। तो साउथ कोरिया का दौरा जो है वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो वहाँ पर अजीब एक मामला जो है, जैसे मैं कोरिया टाइम्स देख रहा था तो 20 ये इन्होंने कैंसिल कर दिए वहाँ पे। और ये जो उनका दूसरे अखबार हैं 21 में देख रहा हूँ, तो रूबियोज लास्ट मिनट कैंसिलेशन एट अनसर्टेनिटी टू US एंड साउथ कोरिया टाइज। तो ये जो है ये इन्होंने कैंसिल किया, इसकी वजह मुझे नहीं समझ में। या तो ये कि नेतन्याहू ने चूँकि वहाँ पे होना है, तो सेक्रेटरी मार्को रूबियो भी चाहेंगे कि मैं इस वक्त वहाँ पे हूँ क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। लेकिन फिर ये जापान के जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाइना की तरफ से आज बाकायदा अलामिये जारी हुए हैं, और उनके तकरीबन तमाम मीडिया ने इस इशू को रेज़ भी किया है। और उसके साथ ही अगर मैं 25 को हम दिखाते हैं, चाइना बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने स्टेटमेंट इशू की है, ये उनकी सरकारी जो न्यूज़ एजेंसी है, और उन्होंने 14वें दलाई लामा के हवाले से जो है वो बड़ा सख्त चाइना का रद्द-ए-अमल आया है। और मैंने आपसे पहले कहा कि मैं इसको नहीं जानता कि क्या वजह है कि इसको उन्होंने इतनी ज़्यादा, या तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है टैरिफ्स के हवाले से, लेकिन टैरिफ के हवाले से कुछ भी हो, अब मेरा पता नहीं, बहरहाल उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। वो चाइना को वो बिल्कुल एक तरफ चले गए हैं कि हम अब CI है, अब यहाँ पे लड़ाई होगी, अगर कोई गलवान पे या कोई मामला ख़राब होते हैं तो आपके ख्याल से अमेरिकन ट्रूप्स उतरेंगे यहाँ पे, मुझे नहीं पता। बहरहाल उनकी तरफ से ये कंप्लीट जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने इसकी तरदीद की है, सख्ती से मजम्मत की है। फिर उसके बाद अगर चाइना डेली को हम दिखा सकें, चाइना डेली के अंदर भी इसी तरह से तरदीद हुई है बड़ी सख्ती के साथ, और ग्लोबल टाइम्स के अंदर इसके ऊपर पूरा कई अखबार जो हैं चाइना के, उन्होंने बैक टू बैक इसके ऊपर बड़ी शदीद मजम्मत भी की है। ये चाइना डेली को देखें आप, तो इसमें कंप्लीट फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है वो ये अनाउंसमेंट करे। और ख़ास तौर पे चाइना की गवर्नमेंट जो है वो फ्रीडम रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बात करती है, ये करती है, और जो भी दलाई लामा ने ऐलान किया है उसको वो सख्ती से रद्द करते हैं। और ये बताया है उन्होंने, जो उनकी बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने बाकायदा बताया है कि दलाई लामा का चुनाव किस तरह से होगा, कैसे होगा, और इसके ऊपर उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये चाइना डेली ने फिर दूसरी स्टेटमेंट उनकी, कई आज चाइना का मीडिया जो है ना उसमें बहुत ये भरा हुआ है पूरा, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी कि ये बगैर वजह के इन्होंने दलाई लामा, और ये मुझे नहीं पता ये 1959-60 का ये मामला रिन्यू कैसे हो गया। तो ये जो है ये दोबारा ये ग्लोबल टाइम, चाइना डेली, हर जगह पर ये स्टेटमेंट्स भी हैं, इसके ऊपर उनका नुक्ता नज़र भी ग्लोबल टाइम्स के अंदर ही इसी तरह से रीइंकार्नेशन ऑफ लिविंग बुद्धास नेवर डिसाइडेड बाय इनकारनेटेड इंडिविजुअल, साइंड आर्टिकल, ये साइन किया हुआ बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिसर्च फेलो जो हैं, जो चाइना की तिब्बतोलॉजी रिसर्च सेंटर के हैं। तो ये जो है उन्होंने कहा कि ये लिविंग बुद्धास कभी डिसाइड नहीं कर सकते अपने इंडिविजुअल्स के बारे में कि अगला कौन होगा, वो कभी डिसाइड नहीं कर सकते। ये अथॉरिटी जो होती है ये लिविंग बुद्धास के पास नहीं होती। तो ये जो है ये चाइना की तरफ से बड़ी शदीद मजम्मत भी हुई है, और चाइना ने इसको, अब चाइना कैसे लेता है और इंडिया चाइना ताल्लुकात में और ख़त्ते में क्या फ़र्क होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आउट ऑफ द वे मोदी सरकार ने जाके एक लॉन्ग टर्म माहिदा कर लिया है,
जो अमेरिकन सोर्सेज भी कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मुआहदा कर लिया है। और ये लॉन्ग टर्म मुआहदा क्यों किया है इस खत्े में, जब एक रीजन के इशूज़ हैं, यहाँ बांग्लादेश का इशू है, यहाँ पाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, रशिया है, चाइना है, मालदीव है। अब पड़ोसियों के साथ देखिए ना, ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए कि हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात, हम परेशान थे कि हमारे बरदर मुल्क से ताल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं, हम परेशान थे कि हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात में ऊंच नीच आती है, यही आई है कि वहाँ पे हमला हो रहा है सब। अब अपने रीजन से शुरू करते हैं। अब सार्क भी अलग बन रही है, वो एससी उसका हिस्सा बनने जा रहा है, वो ब्रिक्स से अलग हो रहे हैं। तो मतलब है कि क्या मतलब है कि, और वहाँ पर दरमियान में लाके आप कह रहे हैं दलाई लामा बीच में, मतलब कोई इसकी कोई तुक ही नहीं। अगर रीजन में आप स्ट्रांग होंगे, देखिए ना वियतनाम पे स्टैंड ले लिया उन्होंने, 20% जो टैरिफ्स लगे हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया। इन पे या तो ये कि 10% टैरिफ लगाएं या 5% लगाएं या टैरिफ फ्री कर दें इंडिया को, तो फिर तो बात भी बने। लेकिन अगर 15-20% पर भी लेके जाते हैं, अभी 5-6 दिन तो रह गए हैं, तो फिर तो ना वो इत्तेहादी हैं, ना वो कोई फ़ायदा हो रहा है, ना कोई, बल्कि सारे पड़ोसियों से भी आप लड़ झगड़ रहे हैं। तो ये मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मेरा ख्याल से ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है इसको। और वहाँ के जो बाशऊर लोग हैं उनको देखना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि ये क्या इस वक्त मुनासिब था कि जब इनकी चाइना से बातचीत हो रही थी तो बीच में ये पंगा डालते। और अमेरिका के कहने पे डाला, उसी ये निकॉल की इन्होंने। हर बात पे ये ऐसे झुकते हैं कि ये कहते भी नहीं है कि भाई हमें जो है, मतलब क्वाड के अंदर चाइना का नाम नहीं है, मतलब क्वाड के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है, एससीओ के अंदर इनका, मतलब ये समझ में नहीं आता कि भाई आप किसी, या तो आप कहें ना कि चलें हम आपके दलाई लामा को फिर दोबारा यहाँ पे एक लिसनिंग पोस्ट देने लगे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, जिसमें होगा कुछ भी नहीं।